नॉर्वे और आयरलैंड और स्पेन ने जो 28 मई को रिकॉग्नाइज करने लगे स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को, इसके बारे में कैसे नेटो के? देखें, ये बुनियादी तौर पर कोई ऐसे अचंभे की बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि क्या इस टू नेशन को, जो पैलेस्टीनियन, क्या इजरायली मानेंगे? बेसिक फसाद ही तो यही है। 11 अप्रैल 1909 को रॉथशील्ड 66 बिलियनर्स को लेके तल अवीव में पहुंचा था। याफा एक जगह थी जहां एक शहर था, वहां पर यहूदी कुछ सिट्रस उगाते थे, ये जो होता है मुख्तलिफ किस्म के नींबू और ये चीज़ें, और वो बेचते थे। वो जगह कम हो गई तो उन्होंने इर्द गिर्द कुछ रेत के टीले खरीद लिए। तल अवीव उस टीले को कहते हैं जिसके नीचे पानी हो हिब्रू के अंदर। तो लेके पहुंचा था और उसने 66 लोगों को घर लौट किए थे और एक सिनेगॉग, ज़ुबान हिब्रू ख़त्म हो चुकी हुई थी। जो बाइबल है ना, इसका हिब्रू का कोई नुस्खा नहीं मिलता। जो आखिरी नुस्खा है वो यूनानी में मिलता है। खुद तौरात की और तालमूद की हिब्रू की कॉपियाँ नहीं मिलती थी। यदश ज़ुबान बोला करते थे यहूदी जो थे। उसने सिनेगॉग बनाया था और उसने कहा था एक बात याद रखो, हम एक काम के लिए आए हैं। ये झंडा है हमारा, इसके एक नीचे लाइन है नील दरिया की और दूसरी लाइन है उसकी फुरात की। इसके दरमियान हमने एक आलमी रियासत कायम करनी है। वो नहीं मानते और हमास भी नहीं मानती, हम लोग भी नहीं मानते। दो नेशंस के ऊपर आखिरी जो शाह फैसल जिनको शहीद किया गया, आखिरी जो है तकरीबन एग्रीमेंट हो गया हुआ था उस ज़माने में, क्योंकि निक्सन जो था ना ट्रंप का एक तरह का रूप थी, क्योंकि वियतनाम की वार उसने ख़त्म की, उसने निकलो यहाँ से, यहाँ भी ख़त्म करवाना चाह रहा। आखिरी यरूशलेम के ऊपर तो लड़ाई सी कि इंटरनेशनल सिटी बनाएं या जा क्या करें। यहाँ पर भी यही है, जो आखिरी मायदा जो कैंप डेविड वाला जो है, जो ओस्लो एकॉर्ड वगैरह, वो सारे के अंदर यही है। लेकिन इसराइल उसको तस्लीम नहीं करता। पहली बात है, इसराइल तस्लीम नहीं करेगा और इसराइल को तस्लीम करने की 2-3 वजूहात हैं। गजा की जंग इकोनॉमिक जंग है इस वक्त और पूरी की पूरी आलमी बरादरी की जंग है गजा के। पहला उसका रीज़न ये है कि नहर स्वेज के ऊपर पिछले साल एक जहाज़ फंस गया था और उससे कम से कम 100 to 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था ट्रेड का। गजा का जो स्वेज का रास्ता है ये है रेतला। अब वो कहते हैं कि एक तो मिस्र से निजात हो जाएगी, दूसरा सऊदी अरब को साथ मिलाया, अकबा का जो कोना है सऊदी अरब का इसराइल को जब मिलता है वहां से निकालेंगे और गजा जो है वो पहाड़ी इलाका है, वहां से नवे स्वेज, और स्वेज है भी 1 वे ट्रैफिक वाली, एक दफ़ा जहाज से चलता है फिर दूसरी दफ़ा आता है। जब तो उसको अभी ड्रेजिंग के लिए उन्होंने कोई 10 अरब डॉलर मांगे थे। हमारे यहाँ कहते हैं सी पैक से हम बड़ी कमाई कर लेंगे। 50 साल से स्वेज जो है वो हो रहा है, मिस्र का कुछ नहीं बना। कि जब करप्शन होती है तो कुछ भी नहीं होता, बेशक यहाँ सी पैक हो रहे कुछ भी करो। एक तो वो उनका एक रीज़न है। दूसरा 1993 में यासर अरफात ने एक एग्रीमेंट किया था यूरोपीय यूनियन के साथ कि गजा के अंदर जो तकरीबन 350 ट्रिलियन गैस क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं वो आप ले लें, हमें उनमें लेने की भी ज़रूरत नहीं। वो एग्रीमेंट कर गया। उसके बाद हमास आ गई, जीत की आ गई, हमास को उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाने दी वहाँ इलाके में, वहाँ महमूद 2 इलाके ही रजा कर दिए। दूसरी रीज़न ये है कि आप, और तीसरी रीज़न ये है कि वो चाहते ये हैं कि जितने भी फ़लस्तीनी हैं, पहले उन्होंने जॉर्डन भेजे थे जिसपे वो लड़े थे बहुत ज़्यादा, जिसमें कहा जाता है ज़ियाउल-हक साहब गए थे, उन्होंने बाकी उनको उनका जो ठीक किया था, उनका जो ये इनकलाबी बन जाए। और दूसरे जो मिस्र चले जाएंगे वहाँ मुर्सी खुद संभाल लेंगे, सीसी खुद संभालेंगे, मुर्सी बेचारे अल्लाह को प्यारे हो तो खुद संभाल, तो उनको, लेकिन वो वापस नहीं जा रहे, वो वहीं पर रह रहे हैं, वहीं पर मर गए। कुछ दिन मैंने यहाँ आप देखें 236 मसाजिद शहीद हुई हैं। एक बाबरी मस्जिद के ऊपर कितने चीखे थे आप लोग, 236। हर रोज 12 बच्चे शहीद होते हैं और मैं उस दिन बड़ी तफसील से बता रहा था कि उनमें से एक दिन की उम्र के कितने हैं, बाकी तफसील पूरी डिटेल मैंने बताई है कितने। 78% जो उनका टोटल सीवरेज का सिस्टम है तबाह बर्बाद हो गया। और ये नहीं है, गुज़श्ता 24 साल से दे आर इन ए बिग कैंप, जेल में नहीं है वो, जेल में कैदी के हकूक होते हैं, उनके तो हकूक ही नहीं थे। जो लोग रफा बॉर्डर पे गए हैं उन्होंने देखा होगा कि वो नीचे बेचारों ने 100-200 सुरंगें लगाई हुई हैं, बीच में अपना ज़ख्मी छोड़ जाते हैं, वो जाके ले जाते हैं, वो इस आफ की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, कायरो में ले गए, वहाँ को और फ़लस्तीनी बेचारा उसने इलाज करवा दिया, कुछ आटा पहुँचा दिया, कोई रोटी पहुँचा, और लोग पहुँचाते तो है, करते तो है बेचारे। लेकिन कमाल है ना,
लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पूरी दुनिया में उनके हक में हड़तालें हुई हैं सिवाय मुस्लिम उम्मा के। मैं और शामी साहब एक जगह तकरीर करने गए, मैं आपको मज़ेदार बात बताऊँ, फ़लस्तीन में मुझे कान में एक साहब ने तकरीर करने बोला, सर ज़रा ईरान के हक़ में ना बोलिएगा। बाद में मुझे पता चला कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, पर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जब हम इतने तकसीम हो जाएँ। सर इब्राहिम रईसी को इत्तफाक है हादसा या मतलब किसका हाथ है आपके? मैंने पूरी वीडियो कर दी है, ऐसी बात हर चीज़ को हादसा नहीं बना, खुद ईरानी इसको हादसा कह रहे हैं। देखें, पहली बात तो यह है कि इब्राहिम रईसी, पहली बात तो यह है कि हर मुल्क के अंदर किसी न किसी शख्स की कोई कानूनी आइनी और हैसियत होती है। ईरान के अंदर सदर एक बेसिकली शो पीस है। सदर के पास बिल्कुल कोई इख्तियारात नहीं है। सदर बुनियादी तौर पर उन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि दुनिया को दिखाना है कि यहाँ इलेक्शंस होते हैं, जहाँ जमहूरियत है, ये वो। हालत ये है कि मैं वहाँ ईरान टीवी पे प्रोग्राम करता था अल्लामा इकबाल पे, तो दो लड़के जो थे वो अहमद निजाद उस सदर थे, तो अहमद निजाद साहब भी एक प्रोग्राम में आना था, तो मैंने कहा जी मैं चूँकि कर रहा हूँ तो अहमद निजाद साहब ने आना है, तो जो लड़के कम से कम अच्छे ले आए। लड़के बड़े 2 नंबर रखे होते हैं, खुद सवाल लिख के देने पड़ते हैं, तो वो लड़के तो कुम से प्रूव होके आते हैं, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो रहबरी काउंसिल की वहाँ बहुत सख्त हैसियत है, वहाँ बसीज जो है वो उनकी बहुत पावरफुल हैसियत है, वहाँ पासदारान की बड़ी पावरफुल हैसियत है। ईरान की जो एयरपोर्ट बन रहा था, मैं उस वहाँ था, ईरान की एयरपोर्ट जो था वो एक वेस्टर्न फर्म ने ठेका ले लिया। इल्ज़ाम ईरानी लगाते थे कि जो पासदारान के कुछ लड़के हैं, जो नौजवान, जिस तरह के हमारे यहाँ भी होते हैं नौजवान जैसे, तो इन्होंने हमसे पैसे मांगे थे, हमने नहीं दिए। तो उन्होंने बाकायदा कहा कि ये इसके अंदर यहूदी हैं, हालांकि यहूदी ईरान के अंदर खुद भी रहते हैं। तो उन्होंने वो ठेका कैंसिल करवा के मलेशिया की फर्म को लगा। इस वक्त ईरान के उस एयरपोर्ट पर कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उतरती, वो मेराबाद एयरपोर्ट पर उतरती है कि ये बना ऐसा टेक्निकल कि ख़राब फ्लाइट जो है गिरने का खतरा, वो पॉकेट्स उसके ऐसा अजीब सी जगह बना दिया गया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। फिर वो बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई ज़ाहिर बात है ईरान में सारी चीज़ें मिलती हैं कि स्मगलिंग वगैरह का सारा कुछ। ये जो उनकी मेट्रो है, अच्छा मतलब है कि हम लोग ना अपने आप को बहुत बुरा समझने की आदत पड़ गई हुई है। ये मेट्रो है, ये रफसंजानी साहब के बेटे की है, जो तेहरान की मेट्रो। मैं एक दफ़ा यहाँ लाहौर इस्लामाबाद में जा रहा था, तो मेरे साथ वो ईरानी में, मैं मीटिंग में आया था ईरान से, तो ईरानी भी थे। तो अचानक अपना गाड़ी चलाते हुए इशारा था रेड, तो मैंने इशारा क्रॉस कर दिया। तो मुझे वो कहता है फ़ारसी में कि ये तुमने ईरान से सीखा होगा ना, ये इशारा क्रॉस कर। तो उसको वो हमने खुद ही अपने हमको, दुनिया में हर तरह में इस तरह के लोग होते हैं, उनका नहीं है, उनको पता होता है ना, तो खुद कर लेते। उनको मारने का फ़ायदा कोई था, उनको एक और बंदा आ जाएगा। ईरान में कैंडिडेट अप्रूवल के बगैर बन नहीं सकते आप, कोई बंदा इंडिपेंडेंटली वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उसकी अप्रूवल होती है वहाँ से कुम से, वो 3 बंदों का लेते हैं, उसके बाद वो इलेक्शन लड़ता है। फिर उसके बाद और बहुत सारे उनके धंधे हैं उस इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर। लेकिन एक बात है कि उन्होंने एक चीज़ बना ली है, एक फॉलोइंग है, और फिर वो रानी कहते हैं कि इस सिस्टम से बेनिफिशरी बहुत ज़्यादा है। नहीं, 7-8 लाख बसीज है, 11-12 लाख पासदारान हैं, फ़ौज है, दूसरी चीज़ें हैं, पब्लिक सर्विस मिशन है ही क्यों नहीं। कुम से खाता आता है, तुम सफ़ीर लग जाओगे, वहाँ से खाता आता समझे, तो वहाँ कंट्रोल है, बस ठीक है।